हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका पहला लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और वहाँ से कह सकते हैं कि जो बनने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं और फिलहाल जो है कि स्मरणीय पॉइंट को भी हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग उसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि लेसन फर्स्ट था, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग के 20 से 30 जो वर्ड होता है, यानी जो शब्द होता है उसमें उत्तर देना रहता है। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन होता है उसका उत्तर हमें जो है 20 से 30 शब्दों में हमें देना रहता है। यानी कह सकते हैं कि 2 से 3 लाइन, यानी आप किस तरह से लिखते हैं वो ध्यान रखना। 2 से 3 लाइन में जो है कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है उसका उत्तर देना रहता है। तो हम लोग जो है कि फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो उसके आधार पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हम आंसर लगा सकते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न के आधार से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न जो होता है सब में लगभग सेम ही होता है, बस यानी जो प्रश्न का जो दायरा होता है वो जो है कि क्वेश्चन के जो एक पैटर्न होता है उसके हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाता है। अति लघु उत्तरीय में जो क्वेश्चन होता है वो छोटे-छोटे क्वेश्चन होता है जिसमें 20 से 30 वर्ड में उत्तर देना रहता है। वही लघु उत्तरीय में चले जाएँगे तो इसमें 50 से 60 वर्ड में देना रहता है और आपका दीर्घ में चले जाएगा तो 100 से 120 वर्ड में देना रहता है ना? क्वेश्चन लगभग कर सकते हैं कि सब में आपको एक जैसा ही मिलता-जुलता रहेगा। बस कर सकते हैं कि क्वेश्चन की जो थोड़ा-सा एक जो दायरा होता है, क्वेश्चन के जो कर सकते हैं कि जो एक जो लंबाई होता है उसको बढ़ा दिया था। तो हम लोग आज देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ से जो बनेगा उसको हम लोग देखेंगे और काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है अर्थव्यवस्था क्या है? हम लोग देखे हैं। अर्थ अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम लोग देखे थे कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है या जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे खेती, उद्योग, धंधा, है ना? व्यापार, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था है। ठीक है? इस तरह से ध्यान रखें। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास के मामले में हम लोग देखे थे कि आर्थिक विकास क्या है? तो हमारे पास धन में जो वृद्धि होता है, हमारी जो आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, है ना? तो ये आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। हालाँकि इसका डेफिनिशन जो है कई तरीक़ा से लगाया गया। एक काफ़ी पॉपुलर डेफिनिशन है जिसमें जब किसी देश की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि हमारे आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है या हमारे जीवन में धन के जो वृद्धि होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? तो नाम से पता चला राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की आय, यानी देश की जो कुल आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हालाँकि इसका डेफिनिशन जो है कि कई तरीक़ा से लगाया गया है। राष्ट्रीय आय का डेफिनिशन ये बताया गया है कि देश में 1 वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाला आय को भी क्या जोड़ा जाता है, तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारा जैसे घर है, अगर हम घर की अगर
घरेलू आय की बात करें तो घर में जो टोटल इनकम होगा उसे क्या कहा जाएगा? घरेलू आय। अब चाहे खेती से आ रहा है, चाहे कह सकते हैं कि कोई बाहर कमा करके ला रहा है ना? या कोई विदेश में कमा रहा है, तो जो भी पैसा जिस तरह से भी हमारे घर में आ रहा है, तो जो टोटल कह सकते हैं कि धन होगा हमारे घर का, है ना? और उसकी जो मौद्रिक वैल्यू होगा यानी मुद्रा में जो उसकी कीमत होगा, ठीक है? तो उसको कहा जाएगा घरेलू आय। तो उसी तरीक़ा से देश के अंदर खेती हो रहा है, उद्योग धंधा में कह सकते हैं कि चीज़ें बन रहा है। फिर लोग कह सकते हैं कि सेवा सेक्टर से कमा रहे हैं। तो ये सभी कह सकते हैं कि क्षेत्र से जो एक तरह से मिला-जुला करके जो आय बनता है देश की, ठीक है? उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं और इसमें जो विदेश से भी इनकम जो होता है, आय आता है, उसे जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग ध्यान ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो देश की कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है? ये काफ़ी तीनों कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक विकास किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? चौथा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति। अब देखिए नाम से पता चल रहा है प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति का जो आय है, उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति। यानी देश में कह सकते हैं कि जो कुल राष्ट्रीय आय है, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो जो भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में कि हमारे घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों के द्वारा जो आय किया गया, तो वो हमारे सभी टोटल कह सकते हैं कि आय मिला करके वो घर की कुल आय कहलाता है। लेकिन अगर घर में प्रति व्यक्ति आय के रूप में हमें निकालना रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर के कुल आय को घर के कुल सदस्यों से भाग देंगे, तो जो वहाँ पर भागफल निकल कर आया, वो हमारा कहलाएगा घर के प्रति व्यक्ति आय। तो उसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होता है, उस राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, तो उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। यानी हर एक व्यक्ति के आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो ये 4 काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके साथ आगे है, इसको हम मिटाते हैं। आगे है 2 देशों की राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है? आय का जनसंख्या से संबंध, राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से संबंध। देखिए, किसी भी देश की कह सकते हैं कि कुल जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय होता है, वो उस देश में रहने वाले लोगों से ही कह सकते हैं कि बनता है, ठीक है? तो इस तरह से देखा है तो राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि संबंध होता है। जिस देश में कह सकते हैं कि जिस तरह की जनसंख्या होती है, उस तरह से वहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या बनता है, ठीक है? अब जिस देश के अंदर कह सकते हैं कि आबादी अधिक है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या अधिक बनेगा। अब जिस देश के कह सकते हैं कि जनसंख्या कम है, तो वहाँ राष्ट्रीय आय क्या है, कम बनेगा। अब जिस देश में जनसंख्या जैसा होगा, उसका राष्ट्रीय आय क्या वैसा ही बनेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल में घर, घर में अब जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं, तो उसके घर में कह सकते हैं कि आमदनी भी ज़्यादा होगा। किसी घर में लोग कम होंगे, तो उसके घर में आमदनी भी क्या है, कम होगा। साथ में अब लोग ज़्यादा हैं, तो वो कैसा है, कमाने वाला है या नहीं है ना? अब कह सकते हैं कि जिस देश में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगा, तो उस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होगा। जिस देश में कह सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या कम होगा, तो उस देश में राष्ट्रीय आय क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल घर में ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उसमें कमाने वाले लोगों की संख्या अगर कम रहेगा, तो ज़्यादा लोग होने के बाद भी उसके घर में जो घरेलू आय होगा, वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर मान चलिए कि किसी घर में लोग कम हैं, लेकिन कह सकते हैं कि उनकी आमदनी अच्छी है, तो कम होने के बाद भी उसके घर में आय क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जनसंख्या अगर देखा जाए, तो राष्ट्रीय आय से काफ़ी कह सकते हैं कि एक गहरा संबंध होता है, क्योंकि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो होता है, वो उस देश की जनसंख्या से ही क्या है बनता है। तो इस तरह से देखा है तो राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या है, एक गहरा संबंध होता है, क्योंकि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होता है, वो वहाँ की जनसंख्या से ही बनता है। ये बात आप समझ गए होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 देशों के विकास के स्तर की तुलना के लिए 2 देशों की विकास की स्तर की तुलना के लिए मापदंड क्या है? यानी कहा जा रहा है कि 2 देशों के बीच विकास कैसा है ना?
तो उसके बीच अगर हम तुलना करना चाहते हैं तो 2 ऐसे मापदंड बताइए जिसके आधार पर हम 2 देशों के बीच विकास की तुलना कर सकते हैं। तो इसका कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो मापदंड के रूप में जाना जाता है वो है एक राष्ट्रीय आय और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम 2 देशों के विकास की तुलना कर सकते हैं। तो वैसे भी देखिए हम लोग पढ़े थे कि विश्व में जितने भी देश है उसको विकास के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक विकसित और दूसरा क्या विकासित। विकसित राष्ट्र उसको कहा गया है जिस देश की राष्ट्रीय में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, ठीक है? और विकासशील राष्ट्र उसको कहा गया जिस देश की कह सकते हैं कि राष्ट्रीय में प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। तो देखा जाए तो 2 देशों के बीच विकास की तुलना जो है, इसके लिए जो एक महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कह सकते हैं कि मापदंड या तरीका जो है, वो क्या है? तो वो है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? तो इस आधार पर कह सकते हैं कि 2 देशों के बीच विकास की तुलना किया जा सकता है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक जो जो हमारे जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। अतिरिक्त जो अन्य कारक जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, आय के अतिरिक्त कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अन्य कारक हैं जो हमारे जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। आय तो हमारे जीवन को प्रभावित करता ही है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास आय अच्छी होती है, तो हमारे जीवन क्या होता है? हमारा जीवन अच्छा होता है ना? लेकिन अगर आय अच्छा नहीं होता, तो हमारा जीवन जो है कि अच्छे से नहीं चल पाता है। तो बेसिकली आय तो मुख्य रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन इसके अलावा कह सकते हैं कि अन्य कारक जो है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है? ये सब वो कारक है, जो हमारे जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास आय अच्छी है, लेकिन हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक-ठाक नहीं है, तो इससे भी हमारा जीवन जो है, अच्छे से नहीं चलता है। तो ये सब कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारक हैं, जो हमारे जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता। जीवन के भौतिक गुणवत्ता के 3 सूचक 3 सूचक हैं, है ना? ये बात हम लोग देखे थे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के कितने सूचक हैं? 3, जो मॉरिस डेविड के द्वारा दिया गया। और वो तीनों कौन है? तो पहला था, इसको ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। पहला था जीवन प्रत्याशा, दूसरा था शिशु मृत्यु दर और तीसरा था मौलिक साक्षरता। मौलिक साक्षरता। तो ये 3 कह सकते हैं कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जिससे हमारे जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है, इसके बारे में पता चलता है कि हमारा जीवन जो है, वो कैसा है। जिस देश के अंदर जीवन प्रत्याशा अच्छा है, शिशु मृत्यु दर कम है, मौलिक साक्षरता अच्छा है, तो समझिए वहाँ के लोगों का जीवन जो है, अच्छा है। ठीक है? जिस देश में ये सब गड़बड़ है, तो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? अच्छा नहीं है। तो ये ध्यान रखना था कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक कितने हैं? 3, ठीक है? और वो तीनों कह सकते हैं कि कौन-कौन है? तो याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, जिससे जीवन की कह सकते हैं कि उम्र का पता चलता है। शिशु मृत्यु दर, जिससे बच्चों की मृत्यु के बारे में पता चलता है। मौलिक साक्षरता मतलब जिससे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो शिक्षा जो दिया जाता है, तो उनकी शिक्षा का दर कैसा है, उसकी जानकारी यहाँ से मिलता है। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास
मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के मापदंड विकास के मापदंड आर्थिक विकास के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के मापदंड को निर्धारित किया गया है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक के बारे में हम लोग देखे थे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो जिससे कर सकते हैं कि किसी भी देश के मानव के विकास की सूचना यानी जानकारी जो मिलता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। जिस देश में मानव विकास अच्छे होते हैं तो उस देश को कह सकते हैं शीर्ष स्थान मिलता है ना। मानव विकास सूचकांक में आपको बताया गया था कि मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी जो आपका कह सकते हैं कि यूएनओ का कह सकते हैं कि ये संगठन है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये बेसिकली कह सकते हैं कि हर एक देश के मानव विकास की स्थिति के बारे में जो है ये बतलाता है। तो मानव विकास सूचकांक में क्या होता है, तो जिस देश के मानव विकास अच्छा होता है उसे मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान में रखा जाता है। जिस देश का मानव विकास अच्छा नहीं होता है उस देश को मानव विकास के सूचकांक के जो लिस्ट होता है उसमें उसे निचला स्थान प्राप्त होता है। और ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत 1990 से हुआ है। ये बात हम लोग पहले देखे। अब मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जिस देश की आर्थिक विकास अच्छी होती है उस देश का मानव विकास भी कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास का कह सकते हैं कि महत्व दिया गया है, मीन्स कर सकते हैं कि इसका निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये काफी कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो जिससे देश के मानव के विकास की सूचना यानी जानकारी जो है मिलता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और इसका जारी यूएनडीपी के द्वारा 1990 से किया था और हर एक वर्ष जारी किया जाता है। इससे विश्व के अलग अलग देशों की मानव के विकास की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है, तो जिस देश की आर्थिक विकास अच्छी होती है तो उस देश का मानव विकास क्या है, ठीक ठाक होता है। तो आर्थिक विकास का मानव विकास में एक बहुत बड़ा क्या है, महत्व होता है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के अति विदोहन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के अति विदोहन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन में हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन जो स्वतः बनने वाला है, जैसे भूमि, जल, वायु है ना, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। और हमारे जीवन में प्राकृतिक संसाधन का बहुत बड़ा क्या है, महत्व होता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन की सहायता से हम अपने जीवन को जीते हैं, चला पाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन ही हमारा असली जीवन है, ये बात आप सोच लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का विदोहन, तो अति विदोहन का मतलब क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि हम उसका एक तरह से गलत तरीका से हम यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं अति विदोहन। जैसे मान के चलिए कि जैसे जल है, तो जल को हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब कि जितना हमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम उसे बर्बाद कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं मिसयूज। उसी तरीका से पेड़ पौधा है, जैसे हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है लेकिन हम आवश्यकता से ज्यादा हम पेड़ पौधों की कटाई वगैरह कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं अति विदोहन। जैसे भूमि जो है हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है और उस वो हमारे जीवन के लिए क्या है, जरूरी है, लेकिन हम भूमि को गलत तरीका से उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन हम उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, मतलब हम गलत तरीका से उसका क्या है, उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है अति विदोहन। तो प्राकृतिक संसाधन का अति विदोहन का मतलब क्या होता है कि जब मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग गलत तरीका से किया जाता है या बिना सोचे समझे कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अति विदोहन।
क्या बोलते हैं उसको, अतिबोधन। और इससे कह सकते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर जो है कि एक गलत प्रभाव पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल, आज के समय में मनुष्य जो है जल को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मिसयूज़ कर रहा है ना? जल के कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको मतलब कह सकते हैं कि अ, बर्बाद कर रहा है, पेड़-पौधों को बिना सोचे-समझे कटाई कर रहा है, मिट्टी या खेतों का कह सकते हैं कि महत्व को लोग नहीं समझ पा रहा है। तो आने वाला समय में इसका जो परिणाम है, वो मनुष्य को झेलना पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को अगर ध्यान में रख कर के हम चलेंगे, तो हमारी जीवन जो है कि सुरक्षित या संरक्षित रहेगा। लेकिन हम प्राकृतिक संसाधनों का अगर अति विदोहन करेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका एक तरह से बर्बाद करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा कह सकते हैं कि आने वाला टाइम में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संसाधनों का अति विदोहन का मतलब क्या होता है? कि प्राकृतिक संसाधनों का, है ना? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गलत तरीका से उपयोग करना, ये कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों का अति विदोहन, ठीक है? और इससे हमारे जीवन को कह सकते हैं कि के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आज देखिए जो हमारा पृथ्वी का तापमान है, वो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है कि आजकल हम लोग पेड़-पौधों की संख्या को कम करते जा रहे हैं और जो हानिकारक जो गैस वगैरह है उसका बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। प्लस कर सकते हैं कि जो जल है, वर्षा जल है, उसका हम संरक्षण नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, हम प्रकृति के अंदर जो कर सकते हैं कि पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से फैला रहे हैं। तो इससे हमारा प्राकृतिक जो है, उसकी काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रहा है। इन सारे बातों को हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का स्तर गैर आर्थिक कारकों गैर आर्थिक से प्रभावित किस प्रकार होता है? ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि आर्थिक विकास के 2 कारक हैं, एक आर्थिक कारक और दूसरा क्या था? गैर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक उसको कहते हैं जो डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रभाव डाल रहा था, और कह सकते हैं कि गैर आर्थिक उसको कहते हैं जो इनडायरेक्ट जो है कि प्रभाव डाल रहा था, ठीक है? तो प्रभाव दोनों डाल रहा है, ठीक है? ये नहीं कह सकते हैं कि जो आर्थिक कारक है वो भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, गैर आर्थिक है वो भी कह सकते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गैर आर्थिक कारक। तो गैर आर्थिक कारक में क्या था? तो सरकार था, ये कह सकते हैं कि जो सरकार हो गया, प्लस कह सकते हैं कि शासन हो गया, समाज हो गया, ठीक है? प्लस कह सकते हैं कि जो धार्मिक संस्थाएँ वगैरह हो गया, तो ये सब कह सकते हैं कि गैर आर्थिक कारक में होता है। और ये भी हमारे आर्थिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर गैर आर्थिक कारक ठीक-ठाक होता है, तो कह सकते हैं कि जो हमारे आर्थिक विकास की जो गति होती है, वो काफ़ी क्या होता है? अच्छी होती है। अगर गैर आर्थिक कारक ठीक-ठाक नहीं होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्थिक विकास का जो स्तर होता है, वो प्रभावित होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल कि हमारे देश के अंदर जो है कि आर्थिक कारक ठीक-ठाक है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, पूँजी, है ना? मानव की कह सकते हैं कि जो कौशल है या तकनीक है, ये सब ठीक-ठाक है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार अच्छी नहीं है। यहाँ के जो कुछ संस्था है या कह सकते हैं कि जो समाज है या जो धार्मिक संगठन वगैरह ये सब जो होता है, ये ठीक-ठाक नहीं है। तो इससे भी हमारे देश की जो आर्थिक विकास है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तो गैर आर्थिक कारक भी जो है कि हमारे आर्थिक विकास को क्या है? प्रभावित करता है। और ये किस रूप में प्रभावित करता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आर्थिक विकास का स्तर को गैर आर्थिक कारक जो है वो किस रूप में प्रभावित कर रहा है? तो अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रहा है। तो इसको ध्यान रखें। अगला देखिए, खनिज संसाधनों का बिहार में खनिज संसाधनों का
बिहार में वर्तमान स्थिति क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है पहले काफ़ी कह सकते हैं कि एक धनी राज्य के रूप में था, समृद्ध राज्य के रूप में था। कब? जब तक कह सकते हैं इसके साथ झारखंड या उड़ीसा जैसे स्टेट जो है शामिल था। लेकिन कह सकते हैं कि 2000 में कह सकते हैं कि जो आपका झारखंड है ना? यानी बिहार कह सकते हैं कि 2000 में बिहार का कह सकते हैं विभाजन होता है और एक नए राज्य का कह सकते हैं गठन होता है और उस राज्य का नाम है झारखंड। तो झारखंड जो है वो बिहार से 2000 में कह सकते हैं कि अलग हो जाता है। तो बिहार के जो कह सकते हैं कि खनिज जो संपदा वाला कह सकते हैं कि जो क्षेत्र था, वो मुख्यतः कहाँ चला जाता है, तो वो झारखंड में चला जाता है। तो बिहार जो है वो खनिज संसाधन से काफ़ी जो है कि वंचित हो जाता है। तो वर्तमान समय में बिहार में खनिज संसाधनों की क्या है, कमी है। ठीक है, यहाँ पर पर्याप्त रूप से खनिज संसाधन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2000 में जब बिहार का झारखंड के रूप में बँटवारा होता है, तो खनिज का अधिकांश क्षेत्र है वो जो है वो कहाँ चला जाता है, झारखंड चला जाता है। तो याद रखेंगे कि खनिज संसाधनों का बिहार में वर्तमान स्थिति कैसा है? तो कहिएगा बिहार में कह सकते हैं कि खनिज संसाधनों का वर्तमान स्थिति जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं कि जब बिहार का 2000 में झारखंड राज्य के रूप में बँटवारा होता है, तो खनिज संपदा का अधिकांश क्षेत्र जो है वो झारखंड में चला जाता है, जिससे कह सकते हैं कि बिहार में खनिज संपदा का क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कमी आता है। तो वर्तमान समय में बिहार में खनिज संपदा का कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो उतनी अच्छी मतलब अच्छी नहीं है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे और आप लोग देख भी रहे हैं कि बिहार के अंदर जो है कि ज़्यादातर खेती वगैरह मिलता है। ठीक है? यहाँ पर आपको खनिज वगैरह बहुत कम है और झारखंड में जो है कि बहुत ज़्यादा खनिज वगैरह देखने के लिए मिलता है और झारखंड किससे किससे बँट करके बना है? बिहार से। तो इस तरह से हम सोच करके भी समझ सकते हैं कि बिहार में जो है कि खनिज संपदा जो है कम क्यों है? ये बात को हम लोग ध्यान रखें। ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला और कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट है, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कैसा है? तो देखिए, बिहार अगर देखा जाए तो ऐसे एक पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। ठीक है? अब बिहार की कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर स्थिति की बात की जाए, तो इसका स्तर कह सकते हैं कि कैसा है? तो निम्न है। या कह सकते हैं कि साधारण है। ठीक है? क्योंकि बिहार में शिक्षा की जो स्तर है, वो कम है। यहाँ स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं, वो भी अच्छी नहीं है। क्योंकि बिहार के कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है, वो अशिक्षित और कह सकते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य से जो है कि वंचित रहते हैं। ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर जो है वो कैसा है, तो निम्न है या कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ है। कैसा है? पिछड़ा हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है वो कैसा है, तो आप कहिएगा कि बिहार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो अगर देखा जाए तो एक निम्न या कह सकते हैं कि साधारण राज्य के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग जो है अभी भी जो है कि अशिक्षित और कह सकते हैं कि जो अच्छे स्वास्थ्य है उससे काफ़ी ज़्यादा वंचित दिखाई पड़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि नीचे है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? अगला लास्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है बिहार में कृषि आधारित उद्योग के विकास की संभावना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावना है। ठीक है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए बिहार जो है वो कृषि आधारित राज्य है, यानी कह सकते हैं
यहाँ पर खेती की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि संभावना भी है, प्लस कह सकते हैं यहाँ के लोग की जो आजीविका है मुख्य रूप से वो कृषि है, क्योंकि कृषि से ही यहाँ के लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। बिहार की जो भूमि है, क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि उपजाऊ है और यहाँ पानी-वानी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर खेती को कह सकते हैं कि डेवलप करके बिहार को जो है कि डेवलप किया जा सकता है और यहाँ पर जो कृषि आधारित उद्योग है, उसके विकास की संभावनाएँ जो है वो अधिक है। विकास की संभावनाएँ क्या है? अधिक अधिक है। तो यहाँ पूछा गया है बिहार में कृषि आधारित उद्योग के विकास की संभावनाएँ कैसा है? तो आप कहिएगा कि बिहार जो है एक कृषि कह सकते हैं कि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बिहार में जो लोग हैं वो कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं और यहाँ की कह सकते हैं कि जो भूमि है वो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ है, प्लस यहाँ पानी की भी पर्याप्त मात्रा है। तो यहाँ पर कृषि को विकास करके साथ में उसके साथ कृषि आधारित उद्योगों को विकास यहाँ पर कृषि को कह सकते हैं कि विकास कर किया जा सकता है और उससे कह सकते हैं कि कृषि आधारित जो उद्योग है, उसके विकास की संभावना जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? तो यही बात आपको इसमें से पूछा गया है। इसको ध्यान रखना है और देखिए यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है कि बिहार को अगर विकास करना चाहते हैं, तो कृषि और कृषि आधारित जो उद्योग है, उसको विकास करके बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में जो है बनाया जा सकता है। अब बिहार के अंदर कृषि और कृषि से संबंधित जो आधारित उद्योग है, उसके विकास की संभावना जो है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है? तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।